नमस्कार, स्वागत है आज के अगली क्लास में। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व कर रहे हैं। सीजी व्यापम के जितने भी 2015 से लेकर 2025 तक पूछे गए सवाल हैं, जिसमें से मैथ, कंप्यूटर, हिंदी और जो है इंग्लिश, साथ में जो है हमारे जनरल जीएस बोला जाता है, वो सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो है 2024 का सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हॉस्टल वार्डन शायद था वो, और जो है तीसरा अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 का सॉल्व कर रहे हैं सीजी व्यापम पेपर का। सीजी व्यापम में हमें सभी पेपर जो है प्रीवियस ईयर से हैं, तो सभी लोग यहाँ से ध्यान से देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि अभी तक आपने जितना ही पढ़ा है वो सभी को बस रिवीजन करना है, पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़े हो कोई चीज़ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी सिलेबस में जितना भी है सभी वीडियो कंप्लीटेड है। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो भी नए चीज़ आएंगे मैं आपको जो है बताते जाऊँगा, एक्सप्लेन करते जाऊँगा, तो चीज़ें रिकॉल होते जाएंगी। जैसे आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है। देखो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बेसिन से दिया गया है। बेसिन से मतलब क्या अर्थ हुआ कि जैसे अपवाह तंत्र हम पढ़ते हैं, जो भारत के अपवाह तंत्र होते हैं, साथ में उनको जो है बांटा गया है। और भौतिक विभाजन भी हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो 6 भागों में जो है भारत को जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ आपको आंसर यहाँ से पता चल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। भौतिक विभाजन में आपको जो है मैं पहले क्लास लिया था एक बार, तो आपको जो है पता होगा कि देखिए इस प्रकार से आपको जो है बांटा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए एक गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है बीच वाला, जो ग्रीन कलर का है। और जो आपका जो है नदी किस प्रकार से बटा गया है, ये सब आपका जो है भाग है, ये भाग है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे आपको जो है यहाँ बटा हुआ कैसे, तो सबसे पहले चाहेंगे, इसको बोला गया है भौतिक विभाजन, मतलब जैसे 6 भागों में बांटा गया है। इसके साथ ही नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन किया जाता है। तो उसी में से पूछा गया है, जैसे कौन सा असम हिमालय, नेपाल हिमालय, इस प्रकार से जो है पूछा गया है। तो ठीक है, ये जो सवाल है आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी से है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में देखिए ये जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन जो होता है, यहाँ पर देखिए यारलुंग सांगपो बोला जाता है तिब्बत में। यहाँ पर मानसरोवर झील कैलाश पर्वत है, यहाँ से जो है ये निकलता है। ठीक है, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत तिब्बत से ही जो है इसका उद्गम होता है। और जस्ट ये चलते चलते यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। फिर आगे यहाँ पर आकर जो है ये बांग्लादेश में चला जाता है। आपको जो है नीला कलर में दिख रहा है, ये बांग्लादेश में जाकर यहाँ पर जो है जमुना कहते हैं इसको बांग्लादेश में। और इधर से गंगा आती है पद्मा, इस पर यहाँ पर जो है मेघना बनता है इसके बाद। ठीक है, तो सांगपो तिब्बत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, और अरुणाचल में कहा जाता है दिहांग कहा जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। साथ में जो है असम और बांग्लादेश, यहाँ पर असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है चीन और बांग्लादेश लगता है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद भारत लगता है, मतलब, और उसको बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर देखो, उसके बाद ये भारत पूरा यहाँ तक, और इधर जो है आपका चाइना। ठीक है, चाइना तिब्बत हो गया। लंबाई 2900 किलोमीटर ये होता है। ठीक है, जैसे आपको जो है समझना है, यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर दर्रा बनाता है, मतलब पर्वत को, पहाड़ को काटता है। यहाँ पर गार्ज बोलते हैं, पर्वत को काट के यहाँ पर काटता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, यांग्याप दर्रे यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, इसका आपको जो है माजुली द्वीप यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रह्मपुत्र को अच्छे से आप देख लीजिए कि यहाँ से उद्गम स्थल होता है और जस्ट आपको नीचे चला जाता है। इसका सहायक नदी भी यहाँ पर देख सकते हैं, सुबनगिरी है, धनगिरी है, कोपिली है, तीस्ता है, मानस है, लोहित है, दिबांग है। ये आपको जो है यहाँ पर ये अपवाह तंत्र से सवाल यहाँ पर बना गया है। ठीक है, पता चल गया आपको। अब चलिए सवाल की ओर चल बढ़ते हैं। तो अब आप इसके आंसर आसानी से दे पाओगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बंगाल की खाड़ी में जो है ब्रह्मपुत्र गिर जाता है, और कहाँ से जाती है, तो सीधे यहाँ पर निकलती है। और जस्ट आगे बढ़ते हुए तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और फिर बांग जो है बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर ये भी सही है और ये वाला ये सही है, भारत और चीन में। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन और स हो जाता है आपका राइट आंसर ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप भी देखिए यहाँ पर। आगे देखिए, बैगानी किस जनजाति की भाषा है। देखिए बैगानी, बैगा लगा है इसमें, इसमें बैगा, ये भी आपका जो है क्या होगा, ये बैगानी जो है मुख्य भाषा बैगा जनजाति द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे 2023 के आर्थिक जो है सर्वेक्षण, आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया, यहाँ पर बताया रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 का आप देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, मैं आपको जो है उसका भी कराऊंगा 2025 का। यहाँ पर
ज़्यादातर जैसे कौन से आर्थिक वृद्धि में किया, जैसे निजी उपभोग जो भी होता है, सार्वजनिक उपभोग है, निवेश ये सार्वजनिक, तो उस समय की स्थिति में जो है निजी मतलब प्राइवेट उपभोग, यहाँ पर प्राइवेट कंजप्शन जो होता है ये वृद्धि किया था। ठीक है, आगे देखोगे ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल के स्तर पर जो है यहाँ पर सवाल पूछा गया था, करंट अफेयर शायद है। देखो यहाँ पर करंट अफेयर क्या हो कौन सा होगा, तो ये शहीद कौन सा, राजीव पांडे था। उस समय की स्थिति में राजीव पांडे था। आगे सवाल देखिए, पश्चिम से पूर्व तक फैली बृहद हिमालय तथा हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से कितनी चोटी स्थित है। कहने का मतलब है कि नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, ऐसा 14 जो जितने भी 14 चोटी है उसमें से नेपाल में कितना है। तो हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि जैसे अगर आप इस प्रकार से हिमालय है, ठीक है, इसमें चोटियाँ बता रहा हूँ, ये आपका पूर्वी हो गया, ये आपका पश्चिमी हो गया। पश्चिमी स्टार्ट कहाँ से होता है, तो यहाँ से नंगा पर्वत से होता है। नंगा पर्वत के बारे में पढ़े हो, नंगा पर्वत, और लास्ट में जाओगे यहाँ पर नामचा बरवा। ठीक है, क्या है, नामचा बरवा। इसके इसके बीच में देखो, इस पे जैसे यहाँ पर नंगा पर्वत से आगे बढ़ोगे तो नंदा देवी होगा, जो कि उत्तराखंड में मिलेगा। ये आपका नंगा पर्वत कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय का सबसे पश्चिमी शिखर है, उसको बोला जाता है। उसके बाद आगे नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, धौलागिरी है नेपाल में है, अन्नपूर्णा है नेपाल में है, और मनसालू भी नेपाल में है। ठीक है, ओइचू नेपाल में ही तिब्बत के नज़दीक में है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो माउंट एवरेस्ट आता है, नेपाल और तिब्बत के बीच में है, मतलब सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंचा शिखर है दुनिया का। ठीक है, उसके बाद लाहौत्सव जो है नेपाल में है, मकालू भी नेपाल में स्थित है, कंचनजंगा भारत और नेपाल में है। उसके बाद नामचा बरवा लास्ट में आता है, हमने ऐसा पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 14 चोटियाँ, हमने तो यहाँ पर 8 2 4 बोले। ठीक है, लेकिन 14 चोटियों के नाम और उनकी जगह को आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जान जाओगे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है। पहले देखो यहाँ पर नंगा पर्वत से शुरू होता है, ये तो ठीक है, गिलगित पाकिस्तान, यहाँ पर जो है हिमालय का सबसे पश्चिमी शिखर है नंगा पर्वत। उसके बाद आता है केटू, यहाँ पर मैं केटू लिखता हूँ, केटू गॉडविन ऑस्टिन जो बोल जाता है, ये जो है काराकोरम पर्वत, काराकोरम रेंज में होता है वहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो है पाकिस्तान जो है, आधा चीन, यहाँ पर आपका पाकिस्तान चीन, और यहाँ मतलब काराकोरम पर्वतमाला में है ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हो तो इसको बोलते हैं गसेर ब्रूम। ठीक है, यहाँ पर लिख लो गसेर ब्रूम, ये भी जो है वहीं पर है। ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला में। उसके बाद ब्रॉड पीक है, यहाँ पर ब्रॉड पीक क्या है, ये भी आपका जो है पाकिस्तान चीन के अंतर्गत जो है काराकोरम पर्वतमाला में है, यहाँ पर ब्रॉड पीक। आगे बढ़ते हो तो आगे आपको जो है यहाँ पर गसेब्रूम हो गया, ये गसेब्रूम सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर तिब्बत में है, तिब्बत में जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो है सीसा पंगमा होता है एक ठे। उसके बाद अन्नपूर्णा, आगे बढ़ेंगे तो अन्नपूर्णा आपका जो है नेपाल में यहाँ पर पड़ जाता है अन्नपूर्णा। और मनसालू आपका जो है नेपाल में पड़ता है मनसालू। फिर धौलागिरी भी आपको जो है नेपाल में पड़ता है धौलागिरी। फिर चोयू, चोयू भी आपको जो है नेपाल तिब्बत के बीच पड़ता है। माउंट एवरेस्ट जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट भी आपका जो है नेपाल और तिब्बत के बीच यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पड़ता है। उसके बाद लाहौत्से पड़ता है, वो भी आपका जो है कहाँ, नेपाल और तिब्बत के बीच पड़ता है। आगे बढ़ो, मकालू, मकालू और यहाँ पर लास्ट में कंचनजंगा, जो कि भारत सिक्किम तक यहाँ पर ले लो, नामचा बरवा तक नहीं लेना है, सिक्किम तक यहाँ पर लेना है। यहाँ तक जो है 14 आपको जो है ये आपका जो है चोटियाँ यहाँ पर देखने को मिलता है। 14 सबसे ऊंची चोटियाँ हम यहाँ पर जान रहे हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर इस प्रकार से चोटी यहाँ पर पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चोटियों का आपका यहाँ पर नाम है। तो 14 में से देखो आप, पहला तो देखो यहाँ पर अलग है, ये हटा दो, ये जम्मू कश्मीर में हो गया। नंगा पर्वत इधर भी आपका जो है हट जाएगा, केटू। तो मतलब नेपाल वाले को पूछ रहा है, तो नेपाल में यहाँ पर कितने हैं, तो देखो नेपाल में, तो यहाँ से देखो ये ब्रॉड पीक हो गया, और आगे गैसेब्रूम होगा, आगे जो है सीपा पंगमा, ये आपका तिब्बत, यहाँ चाइना यहाँ से। उसके बाद आपका जो है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा से स्टार्ट करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कंचनजंगा तक आपको जो है, कंचनजंगा सिक्किम भारत और जो है कोसी प्रांत और नेपाल में भी यहाँ पर पड़ता है, नेपाल के बीच सीमा बनाता है कौन, कंचनजंगा। तो यहाँ तक जो है टोटल 8 8 जो है यहाँ पर श्रेणियाँ जो दिखती है, 8 चोटी जो है वो कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, ऐसे आपको जो है यहाँ पर पढ़ना है कि कौन सा नेपाल में है, इसके बारे में आपको जो है सारा चीज़ यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतम ऊंचाई,
यहाँ पर बोला गया है कितनी चोटी हैं, तब यहाँ पर बोलेंगे ये 14 जो है ये सब 8000 से लगभग 8000 मीटर से अधिक है, इसको हम बोलेंगे 8000 मीटर से अधिक है। जैसे मैं आपको जो है नंगा पर्वत बोला था शुरू में, तो नंगा पर्वत जो है 9वां है, ठीक है, 9वां राज्य इसको बोलेंगे, 9वां मतलब ऊंचा शिखर है, हिमालय का सबसे पश्चिमी शिखर है। उसके बाद देखो ये गसेरबरूम जो ये बोला था, गसेरबरूम ये जो है ये हिंडन हिंडन पीक इसको बोला जाता है, 11वां है भी, ठीक है। ब्रॉड पीक 12वां है, ऐसे आपको जो है याद करना है। गसेरब्रूम यहाँ पर 13वां हो जाएगा, दूसरा वाला गसेरब्रूम तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, आगे आपको जो है केटू जो है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि काराकोरम में है केटू, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपका धौलागिरी है 7वां, ठीक है, अन्नपूर्णा 10वां, ठीक है, और मनसालू 8वां। और आगे हम पढ़े थे क्या, क्या पढ़े थे, सीसा पंगमा भी 14वां है। ऐसा आपको जो है यहाँ पर क्रम से याद रखेंगे और इसको क्रम को थोड़ा जमा लेंगे, रिवीजन नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, फिर से, ठीक, समझे। आगे सवाल यहाँ पर देखो, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या होगा यहाँ पर। इसको भी आप समझ लो कि भारत शासन अधिनियम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पर बोल रहा है। तो ये जो 1935 की बात कर रहा है, तो ये होगा आपका जो है कौन, यहाँ पर प्रादेशिक स्वायत्त लागू की गई थी, ये आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ये वाला, ठीक है, बी। इसका मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसी को बोलेंगे जो प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पर लाया गया था, ठीक है, द्वैध शासन बोला जाता है उनको, ठीक है। तो द्वैध शासन को मतलब नहीं, यहाँ पर समझिए कि 1935 के तहत इन्होंने जो है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर क्या लाए थे, इसको समाप्त किए, उसके स्थान पर लाए थे ये वाला प्रादेशिक स्वायत्त जो है स्वायत्तता, यहाँ पे इसके अंतर्गत लाए थे, ये किया गया था। तो प्रांतों को अपने क्षेत्र में स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने की अनुमति दिया गया भारत शासन 19 अधिनियम 1935 के तहत। इसमें क्या हुआ था कि द्वैध शासन को जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो प्रेस पर प्रतिबंध हटाया गया, तो ये भी हटाया गया था कब, देखो प्रेस की स्वतंत्रता आपको पढ़ने को मिलेगा। ये जो प्रेस वाला था इसमें 1835 में कितना, 1835 में मेटकाफ अधिनियम हुआ था, जिसमें जो है कानून मतलब पहले से बनाया गया था नियम, प्रतिबंध ये मतलब हटाना है बढ़ाना है वो प्रेस के लिए। लेकिन 1935 अधिनियम जो है मुख्य रूप से किस पर फोकस किया था, द्वैध शासन पर, इस पर नहीं था। विदेशी व्यापारी उदारीकरण देखेंगे तो ये भी जो है इस पर भी नहीं था, क्योंकि इस पर उस समय न था ये, मेन चीज़ इस पर प्रशासनिक क्षेत्रों में यहाँ पर इसका जो है प्रभाव था यहाँ पर। आगे देखोगे महिलाओं को मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार 1935 में जो है, हालांकि इसमें जो है किया गया था 1935 में जो है 10% जो है वृद्धि किया गया था कि हाँ महिलाएं मतलब 10% जनसंख्या को क्या किया गया था, मतदाता अधिकार मतलब मतदान करने का अधिकार बढ़ाया गया था, दिया गया था। और महिलाओं के लिए अलग से क्या गया था, निर्वाचक मंडल जो है बनाया गया था, निर्वाचक मंडल। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से बोले महिलाओं को सार्वभौमिक मतलब उनको मत देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, इसलिए बस निर्वाचक मंडल जो है अलग से बना दिया गया था। समझे इसको, आपको ये सवाल समझ में आ गया, तो ये आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन मार लेना है इसको। आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों का क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो वीर हनुमान सिंह पुरस्कार कब दिया जाता है, तो ये जो वीर निर्णायक को नहीं, निर्णायक को नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है किसको, ये दिया जाता है आपको बी, प्रशिक्षक को, प्रशिक्षक को ये दिया जाता है। निर्णायक नहीं, निर्णायक नहीं दिया जाता है, मतलब ये कोच होते हैं ये, ठीक है, कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है, क्लियर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेले गए जो वीर हनुमान सिंह पुरस्कार है, वो जो है कोच द्वारा मतलब कोच को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जो है राज्य अभी राज्य अलंकरण पुरस्कार समारोह में होगा, इसको दिया जाएगा, तो हो चुका है, तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये क्या है, हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या है, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा हमन जात हन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमन जात हन, मैं जात हूँ नहीं होगा, मैं जात हूँ नहीं, ओ मन जात है नहीं, सब झन जात है नहीं, ये नहीं होगा। मतलब ये जो है एवरी, इंग्लिश में करेंगे तो एवरी इज गोइंग, और इसको बोलेंगे
दे आर गोइंग, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए हो गया, आई एम गोइंग, ठीक है, ये आपका सिंगुलर के लिए हो गया, ये आपका हमन जात है, आपका राइट आंसर रहेगा। आगे सवाल है, देखिए निम्न में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती की तहत उगाई जाती है। निर्वाह, यहाँ पर देखोगे निर्वाह का मतलब हुआ कि आप जैसे जीवन जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए निर्वाह खेती, सब्सिस्टेंस बोलते हैं उसको। इसमें क्या उगाएंगे, अगर आप बात करते हैं जैसे, अगर आप जैसे मतलब निर्वाह खेती हम उसको बोलेंगे कि जो किसान है, जैसे छोटे किसान हैं, परिवार हैं, छोटे समुदाय हैं, उनको जो है खाद्य खाने के लिए मिले, ठीक है, खाद्य की पूर्ति हो, तो उसको हम निर्वाह कृषि बोलते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसमें कोई व्यापार नहीं कर किया जाता है, निर्वाह खेती से जो है व्यापार करने का या फिर अधिक उपज करने का उद्देश्य नहीं रहता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से खेती उगाई जाती है, फसल अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, इसमें जो है एनर्जी मतलब कैलोरी के लिए खाते हैं, पोषक तत्व के लिए, जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए हो गया चावल हो गया, ठीक है, चावल, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, दाल हो गया, ये सब क्या है, ये सब निर्वाह फसल है, ठीक है, मतलब निर्वाह खेती हम इसको बोला जाता है। साथ में अगर हम तंबाकू और कपास की बात करें तो ये जो है कमर्शियल फसलें हैं, मतलब व्यवसायिक के लिए हैं, ठीक है, व्यवसायिक, ऐसे भी आपको जो है पढ़ना है, व्यावसायिक फसल इसको बोला जाता है, जिन्हें जो है बाजार में क्या करते हैं, बेचते हैं, बेचने का उद्देश्य हम इसको, कॉफ़ी इसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉफ़ी भी आ जाएगा, ठीक है। सब्जियां फल भी जो होते हैं अक्सर ये भी व्यावसायिक होते हैं, साथ में जो है मिश्रित भी होते हैं, व्यावसायिक और मिश्रित, मतलब मिश्रित खेती हम बोल सकते हैं कि मिश्रित खेती का ये हिस्सा होता है। कौन, सब्जियां और फल हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चाय कॉफ़ी तो इसी का आ गया, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। समझे, ऐसे आपको जो है समझ के बनाना है सवाल को। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, निम्न में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से होता है। जो कभी कभी ये सवाल पूछ देगा क्योंकि साइंस भी टॉपिक में है। तो देखो, पहले आपको जो है वर्धनता या फिर हीमोफीलिया कहा जाता है। इसके जो होता है ये अनुवांशिक रोग है, मतलब जेनेटिक भी मतलब रोग है, इसको बोला जाता है। विटामिन की कमी से नहीं होता है। ये वर्धनता जो है क्या होता है, ये जेनेटिक हम बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप हीमोफोलिया हो गया या फिर हीमोफीलिया या फिर वर्धनता बोलते हैं, ये दोनों जो है जेनेटिक रोग हैं, विटामिन की कमी से नहीं होता है ये। आगे देखो, मलेरिया इन्फ्लुएंजा, मलेरिया जो होता है एक होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, उससे होता है, ठीक है, सुने हो बचपन में। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कारण होता है, और इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। और ये वाला जो है तो है प्रोटोजोआ, जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका वायरस, और ये संक्रामक रोग बोला जाता है। एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो होता है ये होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, ये आपका जो है वायरस कारण होता है। और चेचक जो होता है ये जो है अभी तो खत्म हो चुका है, चेचक ज़्यादा नहीं होता है, ये भी वायरल रोग है, संक्रमित रोग वायरस होता है। आगे देखो, रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है और बेरी क्या होता है, ये जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आप सूर्य की रोशनी नहीं लेंगे, विटामिन डी की नहीं लेंगे, तो आपका जो है यहाँ पर रिकेट्स हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है बच्चों में, ठीक है। बेरी जो होता है ये विटामिन बी वन किसको बोलते हैं, तो बी वन बोलते हैं थायमीन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायमीन को, थायमीन को बोला जाता है बी वन, और ये जो होता है इसी कमी से होता है। ये बेरी रोग होता है हमारे जो हृदय को प्रभावित करता है। तो ये दोनों रोग जो है यहाँ पर, ये दोनों की बात करें तो ये दोनों विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स जो हम बात करें विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरी रोग जो है विटामिन बी वन की कमी से होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो समझे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बीमारी से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या दिया है, प्रभावी अकर्मण्यता की नीति का जनक कौन है, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। देखो पहला है एलन बेरा जो था, यहाँ पर इसका कोई भी संबंध नहीं है, इसके कारण तो इसको हम नहीं लेंगे। लॉरेंस का यहाँ पर संबंध है, लॉरेंस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस इसको बोला जाता है। इन्होंने जो है 1864 से लेकर 1869 तक तुम्हारा क्या किए हैं, इन्होंने जो है भारत के वायसराय थे, ठीक, क्या थे, वायसराय, लॉरेंस, ठीक है, वायसराय थे, भारत के वायसराय। और इन्होंने जो है अफगान के प्रति जो है यहाँ पर प्रभावी अकर्मण्यता, मतलब पॉलिसी ऑफ मास्टर मास्टर बोलेंगे, इनएक्टिविटी बोलेंगे यहाँ पर,
ठीक है, ये इनएक्टिविटी, इसको हम बोलेंगे। क्लियर है? तो ये जो है इस नीति को अपनाया था कौन? लॉरेंस ने। यह नीति जो है पहले अंग्रेजी और अफगान युद्ध के बाद यहाँ पर अपनाई गई थी। मतलब ये ताकि अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो बाहरी देश का, जैसे अफगान का, इस प्रकार से। लॉर्ड, यहाँ पर मेयो के बारे में बात करें, लॉर्ड मेयो ने जो है इनको जो है अहस्तक्षेप नीति पालन किया था। इन्होंने जो है इसमें कोई योगदान इनका नहीं था, मतलब मुख्य श्रेय जो है यहाँ पर लॉरेंस को जाता है। लीटन की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड लीटन जो था, ये भी जो है लॉरेंस की नीति के विपरीत, मतलब अग्रगामी पॉलिसी इनको बोला जाता है। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉलिसी कौन कौन वायसराय लाया, इसके बारे में आपको जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अग्रगामी नीति इसको बोला जाता है, इंग्लिश से बोला जाता है फॉरवर्ड पॉलिसी, ये अपनाया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसी कारण, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जिससे यही से हुआ था, तो ये आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉरेंस हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन पढ़ना है। आगे देखो, छत्तीसगढ़ के उदयीमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी ने 23 मई उत्तर प्रदेश लखनऊ आयोजित खेलो इंडिया अंतर, देखो 2023 का पेपर हुआ था और 2023 का ही क्वेश्चन पूछा है। इसमें था ये वाला था, भारत लान उस समय की स्थिति में, ठीक है। ज्ञानेश 2023 में जीते, स्वर्ण पदक जीते थे। आगे देखो, छत्तीसगढ़ साहित्य इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? देखो, छत्तीसगढ़ साहित्य का इतिहास, इतिहास की बात कर रहा है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? देखो, छत्तीसगढ़ इतिहास साहित्य रूप से आप पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, कितने काल में बांटे हैं? टोटल 3 काल में बांटे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए 3 काल में कैसे, देखो पहले तो है प्राचीन, प्राचीन हम बांटे हैं। प्राचीन में लगभग यहाँ पर देखो 1000 ईस्वी से लेकर, हम 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक हम पढ़ते हैं, 1500 ईस्वी तक। उसके बाद आता है मध्यकाल। देखो, मध्यकाल इसको बोलते हैं भक्ति काल, में भक्ति ही बोलते हैं, तो यहाँ पर मध्यकाल हम इसको बोलते हैं, मध्यकाल। मध्यकाल में आपको जो है लगभग 1500 से लेकर 1500 से 1900 यहाँ पर लेके चलते हैं, 1900, ठीक है। उसके बाद आधुनिक, आधुनिक की बात करें तो आधुनिक जो होता है यहाँ पर 1900 ईस्वी से वर्तमान तक, अब हम बात करेंगे मॉडर्न एरा, हम इसको बोलेंगे 1900 से अब तक हम बोलेंगे, अब तक, ठीक है। इस प्रकार से तो 3 भागों में बांटे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देखो 3 भाग में, तो छत्तीसगढ़ साहित्य के इतिहास कितने भागों में बांटे हैं जी? तो 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो प्राचीन, मध्य, आधुनिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक जो है इसमें बांटा गया है, ठीक है। इसको समझ गए? आगे देखो क्वेश्चन क्या है, तो आगे देखो यहाँ पर एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर? ओलंपिक भारतीय महिला हॉकी दल साहित्य ग्रुप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला, तो इसको भी आप याद रखना, ओलंपिक में कौन भाग लिया है? तो देखो यहाँ उस समय की बात करें तो रेणुका यादव थी, जो कि 2016 से क्वालिफाई की थी 2016 से ही बनी थी। आगे देखो यहाँ पर, मनुष्य के किस स्थिति की सूचक शिशु मृत्यु दर यहाँ पर है? मृत्यु दर, तो जैसे अगर हम बात करें कि मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर मुख्य रूप से जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर हम स्वास्थ्य पर काम करेंगे, स्वास्थ्य की क्वालिटी बढ़ाएंगे, मतलब हॉस्पिटल में अच्छा अच्छा इलाज होगा बेहतरीन तरीके से, उससे क्या होगा? मृत्यु दर कमी होगा, ठीक है। मृत्यु दर कमी होगा, तो ये जो है स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, किस स्थिति में है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा नहीं, कुपोषण नहीं, जीवन स्तर नहीं, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो मृत्यु दर जो है बढ़िया रहेगा, ठीक है, अगर हम इसमें क्वालिटी लाते हैं तो। समझे? ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन था। आगे देखो, प्रथम नाट्यकार, प्रथम नाट्यकार की बात करें यहाँ पर, तो देखिए पहले थे कौन? यहाँ पर शिव शंकर शुक्ल बोले जाते हैं। शिव शंकर जो थे छत्तीसगढ़, तो आप लोग यहाँ बस बोलेंगे बंशीधर और यहाँ पर मुकुटधर और लोचन पार्षद क्यों नहीं? मुकुटधर जो है छायावाद के यहाँ पर कवि है, लेकिन इसके बारे में भी देखेंगे। देखो, मुकुटधर और यहाँ पर लोचन पार्षद, ये दोनों जो है भाई थे, भाई हैं, ठीक है, भाई थे मतलब, तो कवि और लेखक दोनों हैं, दोनों भाई प्रसिद्ध जो हैं, फेमस एकदम कवि और लेखक हैं, और हिंदी और छत्तीसगढ़ साहित्य में जो है इन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन? ये छायावाद का, ये नाटक के, इस प्रकार से। लेकिन अगर हम प्रथम की बात करें तो शिव शंकर शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार, प्ले राइट इसको बोला जाता है। बंशीधर कौन है? तो बंशीधर जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यास, उपन्यास जो है यहाँ पर देखेंगे, हीरू के कहिनी, कौन थे? हीरू के कहिनी, हीरू के किहनी,
ये जो है इन्होंने जो है उपन्यास को लिखा है, हीरू के किहनी को इन्होंने जो है उपन्यास लिखा है, लेखक माने जाते हैं, ठीक है। और बाकी मुकुटधर और लोचन प्रसाद के बारे में जानते हैं, इन लोग जो है भाई थे, एक लेखक कवि थे, ठीक है। शिवशंकर शुक्ल जान गए, उन्होंने छत्तीसगढ़ उपन्यास जो है मोंगरा भी लिखा था। कौन, क्या बोलते हैं, शिवशंकर शुक्ल, ये जो है इन्होंने क्या लिखा है, एक मतलब इन्होंने छत्तीसगढ़ उपन्यास मोंगरा, मोंगरा जानते हो, मोंगरा लिखा है, मोंगरा की रचना किया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं, छत्तीसगढ़ के जो है बंशीधर जो है हीरू के कहानी के प्रथम माने जाते हैं ये भी उपन्यास, ठीक है। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध, और इन्होंने जो है एक और उपन्यास लिखा था दियाना के अंजोर, ये भी, इसको भी थोड़ा सुने रहो बस, आपको बस सुने रहोगे ना, दिमाग में स्लिप करेगा कहीं पर, दिन्नी का अंजोर, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर समझना है। बाकी इसके अलावा खूबचंद बघेल भी आता है, सुंदरलाल शर्मा भी होते हैं। सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ गांधी कहा जाता था, ठीक है। 1904 में जो है छत्तीसगढ़ दानशिला, छत्तीसगढ़ी दानशिला इन्होंने रचना किया था, खंड काव्य वो कहलाता है। तो ऐसे आपको जो है साहित्य को, नाटकार को याद रखना है, ऐसे करके। आगे देखो सवाल आ ही गया, कौन है, तो छत्तीसगढ़ी के उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है, तो मोंगरा जो है यहाँ पर शिव शंकर जी का रचना है, शिव शंकर शुक्ल जी है। और यहाँ पर खूबचंद बघेल जी कौन थे, तो ये प्रथम सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन प्रणेता थे। इन्होंने जो है, ये उपन्यास के लेखक नहीं थे, ठीक है, इसके लेखक नहीं थे। सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ गांधी कहा जाता था। 1904 में इन्होंने जो है, 1904 में क्या किया था इन्होंने, छत्तीसगढ़ी दानशिला लिखा था, छत्तीसगढ़ी दानशिला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बस सुने रहो एक बार, कहीं ना कहीं दिमाग से क्लिक करेगा, आपको याद रहेगा। दानशिला, छत्तीसगढ़ी दानशिला यहाँ पर एक खंड काव्य है, इसको बोला जाता है, ठीक, इस प्रकार से समझिए, ऐसे समझ के आपको जो है समझना है। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया है, अ, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, वहाँ पर वो रह सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो जो है वो क्या नहीं कर सकता, वो मत नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है जो कि हमारे देश के लिए होता है, उसी प्रकार से महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरली आपका जो है ये राज्य के लिए होता है, एडवोकेट, ठीक है। एडवोकेट जनरल कहाँ के लिए होते हैं, तो राज्य के लिए होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो है देश के लिए होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं कानून के ज्ञाता होते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से बोलेंगे कि जैसे उच्च न्यायालय है राज्य में, ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके लेवल का इनको जो है माना जाता है, उनके लेवल के अनुसार इनका भी सारा चीज़ क्वालिफिकेशन रहता है, मतलब उनके बनने की योग्यता रखते हैं ये भी, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये विधानसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते, मतलब ये वाला हमारा सही है। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। महाधिवक्ता जो कि एडवोकेट जनरल है, राज्य विधानसभा समिति के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, और अनुच्छेद 100 कितना में, 177 आपने पढ़ा होगा, 177 के अनुसार जो है महाधिवक्ता सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार है, और ये जो है बोलने का अधिकार है, साथ में जो है मतदान करने का अधिकार नहीं है। इस अधिकार में जो है विधानसभा द्वारा गठित किसी भी समिति में भाग लेना, सदस्य बनना शामिल है, मतलब बन सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है कौन सा हो जाएगा, ए वाला, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाता है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन पूछ देगा, अगर आपको जो है ध्यान रखना है इस प्रकार से सचिव के बारे में, सचिव के क्रम को, तो प्रशासनिक चीज़ों को भी आपको पढ़ के रखना है, ठीक। ये आपका जो है 2021 का मतलब जीवीए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सकल मूल्य वर्धन किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है, तो हम अभी भी देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स क्षेत्र का है, इकोनॉमिक्स में एक बार अच्छे से बता देता हूँ, ताकि आपको जो है, मैं ज़्यादा क्लास नहीं लिया हूँ उसका, लेकिन मैं यहीं पर आपको जो समझा देता हूँ एक बार। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमी है, यहाँ पर धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र जानते हैं, अर्थव्यवस्था जानते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखो अर्थशास्त्र जो और अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थशास्त्र जो होता है उसका हम वो विषय है, वो क्या है, एक विषय है, और अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्र के जो नियम है उसको लागू करना ही व्यवस्था कहलाता है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये दोनों में अंतर आप जो है समझ लीजिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं कि जैसे आपके अर्थशास्त्र की समस्या क्या होती है, जैसे क्या मतलब व्हाट, हाउ, फॉर होम, ऐसे मतलब क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सब। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र को दो भागों में पढ़ा जाता है, पहले जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म,
माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मैक्रो मतलब होता है व्यष्टि, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और माइक्रो में जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से, जैसे आपकी आय क्या है, आपका व्यय क्या है, मांग क्या है, इस प्रकार से जो लोग हैं उसको पढ़ा जाता है मैक्रो में। मैक्रो छोटा होता है, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत इसके अंतर्गत काम करता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर सवाल जो पूछा है वो क्षेत्र से पूछा है। क्षेत्र का मतलब होता है जैसे आप आपके घर में जो पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो किन किन क्षेत्रों से आ रहा है उसको जो है जानना जरूरी होता है। आप जैसे अगर आपके घर में कोई भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, गोरू गाय चरा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ मछली पालन कर रहे हैं, तो ये सब जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक जो कि प्राकृतिक रूप से होता है, और जो है जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, उत्खनन हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये प्राकृतिक क्षेत्र में आते हैं और प्राथमिक क्षेत्र बोले जाते हैं। मतलब कच्चा माल होता है। लगभग जो है यहाँ पर 50% जो है यहाँ पर रोजगार इसी से मिलता है, इससे भी अधिक होता है। ठीक है, जीडीपी में जो है ये 16% योगदान देता है जीडीपी में। ठीक, इस प्रकार से आगे देखेंगे। यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र जो होता है, मैं इसको इसको समझ गए। द्वितीयक क्षेत्र में सेकेंडरी मैं बोलता हूँ, सेकेंडरी सेक्टर। तो मैं आपको द्वितीयक क्षेत्र यहाँ फर्स्ट में हो गया, सुन लो बस, अब एक बार सुन लो अच्छे से, बस लिखना उखना कुछ नहीं है, बस सुनना है आपको। द्वितीय क्षेत्र जो कि विनिर्माण क्षेत्र होता है, विनिर्माण इसको द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। जहाँ पर कोई चीज़ निर्माण किया जाता है, जैसे गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, ठीक है, गन्ना की फैक्ट्री से बन रहा है, चीनी बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, ये सब क्या है विनिर्माण क्षेत्र में, मतलब सेकेंडरी जो है सेकंड क्षेत्र में आता है ये वाला। ठीक है, आगे है तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र में जो होता है, पहले तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों को मिलाकर जो है इसमें जो है होता है, मतलब सेवा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा देना होता है। जैसे आप किसी टैक्सी को देखे हैं, जहाँ आपको जाना है, आप बैठ गए चले गए, ठीक है, पर कोई चीज़ सामान ढोना है, ट्रैक्टर लाए ढोवा दिए, ये आपका जो है चीज़ें होती है। पर्यटन हो गया, या फिर कोई चीज़ होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, शिक्षा एजुकेशन में दे रहा हूँ इसको, वाणिज्य व्यापार, ये सब क्या है, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गया। और भी होते हैं, जैसे चौथा होता है और एक पांचवा भी होता है नया वाला। तो चौथा वाला में देख लो, इसमें चतुर्थ श्रेणी में होता है बस नॉलेज सेक्टर का, जैसे आईटीआई हो गया, कोई चीज़ इन्वेंशन कर रहे हैं आप, सूचना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत चौथा में आता है। पाँचवें में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हाई, मतलब पंचम इसको बोलेंगे, जैसे कोई संगठन है सार्वजनिक सेवा दे रहा है, विद्यालय, विश्वविद्यालय मान सकते हैं, वित्तीय, फिर कानूनी सलाहकार, जैसे फाइनेंशियल एजुकेटर नहीं होते हैं, देते हैं सलाह, सीओ होते हैं, एमडी होते हैं, ये सब जो है तो यहाँ पर पाँचवा में उनको रखा गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बांटा गया है इकोनॉमिक्स क्षेत्र को। ठीक है, इसके बाद जो भी जैसे ड्रेस पहनते हैं उसके आधार पर जो है ब्लू कलर जॉब, रेड कलर जॉब, व्हाइट कलर जॉब, ये सबको थोड़ा सा एक बार देख लेना। अब हम इकोनॉमिक टाइप देखते हैं। इकोनॉमिक टाइप में जो है सबसे पहले हमने क्या देखा है, कि पहले वैदेशिक आधार पर, मतलब ओपन क्लोज, और जो है संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, और जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और उसके बाद हम विकास की अर्थव्यवस्था को देखें, अल्प अल्प विकसित, विकसित विकासशील, ये हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे। बस अभी सवाल को पहले समझो। तो यहाँ पर देखो चीज़ें, जो हम अगर बात करें कृषि संबंधी, तो कृषि क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर 2021-22 की बात कर रहे हैं, तो ये जो है था प्राथमिक क्षेत्र था। इसमें जो है लगभग 19%, अगर हम 2022 की बात करें तो 19 लगभग जो है क्षेत्र मिलता था। अगर हम उद्योग में जाएँ, तो उद्योग जो है इंडस्ट्री हो गया, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र हो गया, खनन क्षेत्र इसी के अंदर आ गया। ठीक है, मैं फर्स्ट में बोल दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए सेकेंडरी में भी आता है उद्योग में। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो है 27 से कम 31% तक ये दे रहा था उसमें। सेवा जो था, सेवा जो है मतलब प्रमुख माना जाता है, सबसे अधिक होता है, तो मतलब सेवा वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है इसके अंतर्गत। विनिर्माण जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है 2021-22 में लगभग ये 15% जो है यहाँ पर आय दे रही थी उस समय की स्थिति में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवाएं होगा। अभी भी सेवाएं हैं, चल रही है बहुत ज़्यादा स्पीड, ये आपका यहाँ पर हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो खनिज से मैं क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। देखो कर्नाटक के तुमलापल्ले और भीमा नदी घाटी में किस विलुप्त भंडार खोजे गए हैं। ये भी इतना आसान क्वेश्चन है, मैं बना चुका हूँ। क्या है यहाँ पर, यूरेनियम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यूरेनियम आंध्र प्रदेश के जो तुमलापल्ली है, आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली भीमा क्षेत्र जो घाटी, और कर्नाटक और महाराष्ट्र बोल रहा है ना, कर्नाटक के तुमलापल्ली और भीमा नदी के घाटी, तो ये जो है आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली क्षेत्र है, और साथ में जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के हिस्से में फैला हुआ है यहीं पर। ये भीमा नदी घाटी में बोल रहा है, तो ये जो है कर्नाटक के और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फैला हुआ है, तो वहाँ पर यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। ठीक है,
तो ये आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गया। पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम जो होता है बहुत मतलब जैसे बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई याद रखना। अब तटीय क्षेत्र जैसे समुद्री भाग के तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें, असम में देखो, असम में मिलता है, असम में, गुजरात में हो सकता है, गुजरात में, ठीक है, और एक होता है, गुजरात हो गया, और एक बॉम्बे हाई याद रखना। ये जो है इन क्षेत्रों में जो है कर्नाटक में भी यहाँ पर मिलता है, कर्नाटक क्षेत्रों में भी कर्नाटक क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम मिलता है। आगे थोरियम बोलते हैं, थोरियम बहुत मतलब बड़ा भंडार है। तो यहाँ पर कहाँ मिलता है, थोरियम के बारे में हमने पढ़ा है कहाँ, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु पढ़े हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, जहाँ मतलब एक रेत होता है, क्या क्या रेत होता है, मोनाजाइट, यहाँ पर मोनाजाइट, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, उसके बारे में देख लेना, मैं आपको उसमें बताया हूँ। मोनाजाइट रेत में, जो कि खनिज वाला में इससे पहले वाला बताया हूँ। यूरेनियम समझ गए, यूरेनियम। और जाके क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है, ये जो है उड़ीसा, और जो है उड़ीसा मतलब अयस्क है, मैं उड़ीसा मानता हूँ यहाँ पर, उड़ीसा में ये, उड़ीसा में उत्पादक है ये चीज़ें। तो यूरेनियम, बस इतना चीज़ें आपको याद रखो, बस सुने रहो, आपको उतना ही काफ़ी है, याद रहेगा दिमाग में, ठीक। बस एक बार और चालू करके देख लेना आप। आगे देखो यहाँ पर जो है दिया हुआ है क्या, हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा, बताओ। देखो यहाँ पर इसको अनुमान आप समझना थोड़ा सा, ये तो खैर आएगा, अनुमान लगाना यहाँ पर जानते हो कौन सा हो जाएगा, तो अनुमान यहाँ पर बी अट कराना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलकर क्या होता है, अलकर जो होता है बेकार होता है, बेकार इसका मतलब बेकार या फिर निरर्थक बोला जाता है। अटकलन तो समझ गए, उठ कहा, उठ कहा मतलब होता है अटकल या फिर बिना सैर का, बिना सैर पैर की बात यहाँ पर हो सकता है, बिना सिर पैर का बात ये हो सकता है इसका, ठीक है। इसका मतलब बेलबेलहा, मतलब इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो होता है बहुत अधिक बोलता है, मतलब बकवास करते रहता है, तब हम उसको बोलते हैं बेलबेलहा, ठीक, इसको बोलते हैं। आगे देखो पूना पैक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हिस्ट्री में पूना पैक्ट क्या होता है। देखो पूना पैक्ट के बारे में हमने पढ़ा है पहले भी। सबसे पहले यहाँ पर समझो 1932 में पूना पैक्ट समझौता किस साथ किसका सीधा संबंध था। तो देखो पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था, तो देखो महात्मा गांधी हो गया, और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर और जो है महात्मा गांधी, इनके बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1932 में, ठीक, 1932 में हुआ था समझौता, महात्मा गांधी और अम्बेडकर, जो है अम्बेडकर जी के बीच हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जो कि दलित वर्ग हैं, दलित वर्ग जो कि दबा हुआ है, उनको कहा जाता है दलित वर्ग, ठीक है। दलित वर्ग मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, महिलाएं नहीं होगा, मजदूर नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय जो दलित वर्ग हैं उनमें जो है वो कहना चाह रहे थे कि उनको जो है उनके लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल, मतलब अलग से उनके लिए सीट बना दो। तो महात्मा गांधी सोचने लगे कि ऐसा करेंगे तो हम भारत को बांटने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो है उन लोग सोचे कि हर एक प्रांत में जहाँ जहाँ पर है अलग अलग जो है उनका सीट अलग से रिजर्व कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी कारण जो है अम्बेडकर और इन दोनों के बीच जो है यहाँ पर पूना पैक्ट समझौता हुआ था, किसके लिए, तो भारतीय दलित वर्ग के लिए, उनके लिए हुआ था, ठीक है। उनको सेवा देने के लिए, उनके सीटें प्रदान करने के लिए, आरक्षित सीट रखने के लिए इसका इस्तेमाल हो, इसीलिए आज तक चला आ रहा है कि आरक्षित वर्ग के लिए अलग से सीट रखा जाता है। क्लियर है, समझ में आया। निर्वाचक मंडल नहीं दिए, वहां पर सीटें दे दिया आरक्षक मंडल, वो अम्बेडकर जी मांग रहे थे अलग से सीट, लेकिन महात्मा गांधी जी जो है वहां पर सीट अलग अलग दे दिए, ठीक है, उससे ज़्यादा दे दिए जितना मांग रहे थे। हिंदी शब्द सक्रिय, सक्रिय का होता है, जैसे जुझारू बोलते हैं उसको, जुझारू मतलब सक्रिय, यहाँ पर बोल देंगे जुझारू बोलते हैं उसको सक्रिय बोल देंगे। बाकी ये सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन कल ना पढ़ाई आप अपने हिसाब से। आगे देखो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है अभी तीव्र गति से बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नहीं, कुछ नहीं, तीव्र। जैसे अगर हम 2023 की बात करें, 2023 और 24 की बात करें, तो यहाँ पर जो है जीडीपी था कितना, कितना था उसमें जी, 8% था, 8, अभी 8, हाँ 8.2 था, 8.2% था, 8.2%। तो अभी जो है बढ़ रहा है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, सवाल आएगा तो बोल देना डायरेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में घटती पहली घटना कौन सी है, देखो पहले घटना कौन सा हुआ था, पहले चोरी चोरी हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, या फिर बारदोली सत्याग्रह हुआ था, किसके कारण हुआ था, देखो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ठीक है। और चौरा चौरी घटना हुआ था ये आपका जो है 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922 में, 1922 में चारों चौरी कांड हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट जो होता है ये आपका जो है रोलेक्ट सत्याग्रह बोलेंगे, ये जो घटना फरवरी मार्च में होता है, फरवरी मार्च 1919 में,
ठीक है, कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, रोलेट सत्याग्रह बात कर रहा हूँ यहाँ पर। काकोरी, काकोरी जो है 9 अगस्त 1925 में। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर क्रम से जमाने के लिए आता है, इसीलिए हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर रोलेट एक्ट जो है सबसे पहले आएगा, क्योंकि 1919 में ये शुरुआत हुआ है। फिर 28, 25, 22 मतलब 1900, ये पहले आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कौन? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखो। आगे देखो, ये अलग क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन उन लोग के लिए है जो इस पेपर के रिलेटेड था। हमने जीके जीएस कंप्लीट कर लिया है, आगे कुछ नहीं है इसके आगे सवाल, बस नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम आगे जो है पटवारी के जो आरडीबी 2022 है उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने कंप्यूटर का सॉल्व किया, साथ में जीके जीएस का सॉल्व किया, मैथ का सॉल्व किया। इसके अंतर्गत मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हुआ था। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको जो है यहाँ पर मिलेगा वेबसाइट के अंतर्गत। अभी मैं अपडेट नहीं किया हूँ, क्लास खत्म होगा तब अपडेट होगा। ठीक है, अपडेट होगा तो आपको जो है पीडीएफ सेक्शन, देखो अपडेट हुआ तो कहाँ जाना है सबसे पहले देख लो एक बार। आपको जो सिंपल यहाँ पर गूगल में सर्च करना है जॉब आयोग। ठीक है, जॉब आयोग पर क्लिक करोगे और उसके बाद नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको जो है एजुकेशन सेक्शन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे आपको जो है अभी ये मंडी निरीक्षक का दिख रहा है, यहीं पर आपको जो है पीडीएफ का दिख जाएगा। इसके अलावा आप सोल स्टडी पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर अलग से सेक्शन है पीडीएफ का, तो वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा क्लास लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला पेपर मेरा सॉल्व करने वाला हूँ वो है पटवारी, जो कि राजस्व डिपार्टमेंट का है। अभी हम लोग अमीन पटवारी पढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्व पटवारी का है। ठीक है, राजस्व पटवारी में 2022 का हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए सभी लोग। क्लियर है? तो ये जो है 2022 का पटवारी चयन हुआ था, आरडीपी, उससे क्वेश्चन। इसमें क्या क्या रहेगा? सबसे हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स रहेगा, एप्टीट्यूड, इसमें इंग्लिश भी है हिंदी भी है, ध्यान रखना। और करंट अफेयर तो उसमें बात है, जनरल नॉलेज भी है इसके अंतर्गत। देखो 86 से 120 क्वेश्चन है, तो इसको जो है हम लगातार हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ा बड़ी हो गई है, हम लगातार अगले क्लास में हम इसको मिलते हैं। क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।